आप सभी को नमस्कार। आज हम बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से राजस्थान भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे और भूगोल में भी जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को हम दो भागों में पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज मैं पहले वीडियो लेकर आया हूँ, लगभग 15 मिनट का वीडियो है। आप इसको बड़े गहराई से देखो और सबसे बड़ी चीज है कि आप एक एक चीज सुनो। मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूँ। सबसे बड़ी चीज है हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन। देखो, राजस्थान अध्ययन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किताब है, अगर इसने जो आंसर दे दिया वो आंसर कभी चेंज नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि मुझे जहां तक लगता है कि बीएसटीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके किससे कोई बाहर नहीं आएंगे। मानसिक योग्यता जो रीजनिंग का पार्ट में पढ़ा रहा हूं, और इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी की ग्रामर भी जारी करता है, उस ग्रामर को भी आप पढ़ने का प्रयास करो। अगर ये 3 पार्ट तैयार हो जाते हैं तो फिर हमारे बचता है, एक तो इंग्लिश बचेगी और इंग्लिश के बाद में एक पार्ट हमारा और बचेगा, वो बचेगा टीचिंग मेथड और टीचिंग एप्टीट्यूड। वो उसको अपन आराम से समय देकर पढ़ लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय है, लेकिन आपको डेली आधे घंटे के रूप में जगना पड़ेगा। अब देखो, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो सबसे बड़ी चीज है कि जो ये किताब है कक्षा 9th की है, इसमें देखो एक पार्ट ये पढ़ेंगे, एक ये पढ़ेंगे, एक ये पढ़ेंगे, बाकी ये 3 पार्ट और हैं। इकोनॉमिक्स का है, लोक प्रशासन का है, जल संरक्षण का है, एक ये मान लो। इसमें 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट। अगर 4 टॉपिक पढ़ते हैं, कक्षा 9th की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी तरीके से किताब है। निम्न लेवल, अच्छा लेवल, मीडियम लेवल, बड़े बड़े एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। आपको बस समय देकर पढ़ना है। आज हम ये पढ़ेंगे भौतिक पर्यावरण। 27 से 36 का मात्र 9 पेज है, लेकिन इन 9 पेजों को हम 2 भाग में पढ़ेंगे। एक चीज पढ़ो, आप याद करते हुए पढ़ो। हो सकता है आपको ये छोटा दिखाई देता हो, लेकिन बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आराम से आपको विस्तृत करूँ। सबसे पहला पैराग्राफ इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा पैराग्राफ है और ये डायग्राम भी है, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो राजस्थान का जो विस्तार है उत्तरी पश्चिमी भाग का, वो है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर अक्षांश। आपको ये याद रहना चाहिए, एग्जाम में सवाल आता है, कई बार पूछता है। उसी प्रकार आपको ये गुणसितर 29 से 78 17 पूर्वी देशांतर, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आता है। सबसे बड़ी चीज है कि उत्तरी अक्षांश है और ये पूर्वी देशांतर, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में आपके ऐसे कैसे सवाल आ सकते हैं। इसी से जुड़ा जो अगला सवाल है कि राजस्थान में एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। राजस्थान का विस्तार शुरू होता है 23-3 से, और वो कर्क रेखा है वो 23.1/2 डिग्री, मतलब 23.5 पर, आप ऐसा मान लो। इसका मतलब कर्क रेखा राजस्थान के निचले हिस्से से यहां से गुजर रही है। देखो ये दिखाया हुआ है इस मैप में, इस चीज को यहाँ बताया हुआ है। तो जो कर्क रेखा वो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। एक तो होता है डूंगरपुर, एक होता है बांसवाड़ा। हालांकि इसके डीप में जाते हैं तो बांसवाड़ा का गांव आता है कुशलगढ़, लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं करना। आपको तो ये 2 जिले याद करने के। राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जब कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से तो उसका कितना डिग्री से गुजरती है? 23 डिग्री और 5 या 23 से 1/2। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतना क्लियर चीज। अब दूसरा ये पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। अब राजस्थान से क्या है कि जैसे पश्चिमी जिले हैं, उन पश्चिमी जिलों से राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा गुजरती है। अर्थात राजस्थान की एक सीमा पाकिस्तान से लगती है। अर्थात राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों से भी लगती है। और जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र लगता है वो कौन सा है? पाकिस्तान। कितनी है? 1070 किलोमीटर लगती है। और वो किससे लगती है? पाकिस्तान से। भैया जब पाकिस्तान से लगती है तो कोई ना कोई इलाका भी, एरिया भी होगा। तो राजस्थान के जिले हैं बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और हनुमानगढ़। ये चारों जिले आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से जिले में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। अब देखो आगे,
और आपको क्या याद रखना चाहिए, हम इसी प्रकार एक एक चीज पढ़ते चल रहे हैं। अब देखो, अब राजस्थान का जैसे एक तो ये भाग आता है, एक ये भाग आता है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आती है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई आती है। तो उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान की लंबाई है वो 826 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। और पूर्व से पश्चिम जो राजस्थान की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। देखो, इतनी बुक में से आपको जो याद करना वो मैं ही बता रहा हूँ, बिना मतलब की चीज मैं आपको देना नहीं चाहता। आप अपनी कॉपी में ये जो मैं बता रहा हूँ वो उतार लो। और जब यहाँ आते हैं तो आपका ये सवाल राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ सकता है। एरिया ऑफ राजस्थान 342,239 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का एरिया। अब जो राजस्थान का एरिया है वो भारत में कौन से भाग पर है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत का 10.41% है। बोलो, बात समझ में आएगी? भारत का जितना भी प्रतिशत भाग है उसका 10.41% भाग कौन सा है? राजस्थान का। और अन्य राज्यों से तुलना वाली कोई बात नहीं है, कितना क्या है वो हमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि वर्तमान राजस्थान जो है कब अस्तित्व में आया, कई बार एग्जाम में आता है, तो 1956 में। और अस्तित्व आने के बाद वर्तमान राजस्थान में कितने जिले? 33। अब आप बोलोगे सर 33 कैसे? जिले तो 50 हो गए। बिल्कुल बात सही है आपकी, 50 जिले हो गए। देखो, जब डिस्ट्रिक्ट बने तो अभी उनकी बहुत प्रक्रिया बाकी है। ये तो अभी करंट का सवाल बना है कि इस बजट में राजस्थान में कितने जिले हो गए, तब आप 50 लिखोगे। बाकी व्यवहारिक रूप से राजस्थान में आज भी 33 जिले ही है। क्या आपने अपनी तहसील बदलना शुरू कर दिया, या आपने अपना जिला का नाम बदलना शुरू कर दिया? नहीं, शायद नहीं किया होगा। ये एक पेपर वर्क है, अभी इसमें जो जमीनी वर्क है ना उसमें बहुत समय लगेगा। जब समय लगेगा उस दिन हम कर लेंगे। लेकिन आज की डेट में इस एक पेज से आपको जो सवाल बनते हैं वो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई बड़ी इशू नहीं। जब हमने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो ये पढ़ा कि 33 डिस्ट्रिक्ट है, 7 संभाग। अब 7 संभाग कौन कौन से नाम आपको पता होना चाहिए। एक संभाग है जयपुर, उसके बाद में अगला आता है जोधपुर, उसके बाद में अगला संभाग कौन सा आता है? जयपुर आ गया, जोधपुर आ गया, उसके बाद में आ गया भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। ये 7 संभागों के आप नाम लिखो। आपके एग्जाम में ज्यादा डीप सवाल नहीं आते हैं, इसलिए पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा राजस्थान का संभाग नहीं। अगर इनके नंबर वाइज आप डिस्ट्रिक्ट याद करते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। एग्जाम में इतना डीप सवाल बहुत कम आता है, लेकिन कई बार आ जाए तो उसमें आप प्लस रहोगे। लेकिन ये तो आपको याद रहने ही चाहिए। और उसके बाद में आपको इसमें से कोई याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब शिखर की बात हो रही है, पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है। राजस्थान का जो टोटल पार्ट है उसमें किसका किसका कितना पार्ट है वो ये बात करेगा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं थार के मरुस्थल की। किस उच्च शिखर की बात करेंगे या थार के मरुस्थल की बात कर लो। हम राजस्थान के भौतिक स्वरूपों की बात कर लेंगे। आगे हमें इसको व्यवहारिक रूप से भी देखो। यह धरातलीय प्रदेश पूरे राजस्थान के दिए होंगे, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी मरुस्थली, तो उसको पढ़ लेंगे। लेकिन पहले इसकी छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं क्या दिया। देखो, इसमें एक तो दिया हुआ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। आपको याद रखना है कितनी है? 1722 मीटर। कई बार एग्जाम में सवाल आता है, कुछ किताबें 1727 भी लिखती है, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है या सही है वो बाद की चीज है, लेकिन हमारी जो बोर्ड की किताब 1722 दे रही है ये हमारे लिए ऑथेंटिक है और यही हमारे उत्तर है। उसके बाद में पर्वत श्रृंखलाएं आती है, जो राज्य के मात्र 6% भाग पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कितने भागों पर? 6%। उसके बाद में पठारी क्षेत्र है, उच्च भूमि है, ये राजस्थान के 31% पर है। और जो मैदानी क्षेत्रफल है जैसे थार का मरुस्थल, ये भाग राजस्थान का 51% है। और कुल जैसे रेग थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के कितने जिलों में? ये 12 जिलों से संबंधित है। और ये अलग अलग चीजें बता रहा है कि मैदानी क्षेत्र कहाँ आ रहा है, ये कौन सा है, इसकी ऊंचाई क्या है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैं आपको लिखवा चुका हूं। अब देखो, धरातलीय प्रदेश आए, और धरातलीय प्रदेश में आज हम इन्हीं का इतना अध्ययन करेंगे। इन 4 पार्ट का है, और इन 4 पार्ट में क्या क्या आते हैं वो हम एक एक चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पश्चिमी मरुस्थल।
और या पश्चिमी क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। अब देखो याद रखना कि थार का मरुस्थल राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ, कई बार आता है कितने जिलों में, और जो 12 डिस्ट्रिक्ट है वो एरिया का अगर परसेंटेज देखो तो 61% भाग में फैला हुआ है। आता है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है, कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और इस 61% भाग में जो जनसंख्या कितनी रहती है, एक बार पटवारी में यह सवाल आया था कि कौन से भाग में कम क्षेत्रफल होते हुए अधिक प्रतिशत जनसंख्या रहती है। यहाँ क्षेत्रफल तो अधिक है लेकिन जनसंख्या का प्रतिशत कम है, मात्र 40% है। और इसमें जो रेतीले टीले वो आपको पता ही है, बालू का स्तूप बनते हैं, और बालू का स्तूप जो बनते हैं उन्हें हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं? दोरे, जो जैसलमेर, बाड़मेर इन भागों में बनते हैं। और हनुमानगढ़ गंगानगर में भी दोरों का भाग होता है, और जहां दोरों का भाग होता है उन दोरों को जैसे अलग अलग दरिये नरिये अलग अलग रूप हम देते हैं। उसके बाद में ये तो हमारा क्लियर हो गया। ये थार का मरुस्थल 12 जिलों में फैला है। ये 12 जिले मैंने आपको यहाँ बताए हुए हैं, आपको मैं लिखवा सकता हूँ। बाड़मेर है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये नहरी क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर से सिंचित क्षेत्र भी ज्यादातर है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें भी अलग अलग भाग होते हैं, जैसे शुष्क मैदान है, लूणी जवाई बेसिन है, शेखावाटी प्रदेश है, गग्गर का मैदान। ये मैदानों के भाग क्यों बने? ये नदियों के आधार पर बना दिए कि यहाँ पर ये नदियां चलती है, इसको इसलिए इस भाग को इस नाम से जाना जाएगा, और यहाँ पर ये नदियां चलती है इसलिए इसको। अब शुष्क रेतीला मरुस्थल है तो ये बता देगा कि जैसलमेर बाड़मेर का भाग है जहाँ वर्षा कम होती है। लूणी में जैसे लूणी नदी चलती है, भाग ये आ गया। शेखावाटी में बांगड़ प्रदेश कहते हैं, जैसे खारे पानी की झीलें यहाँ पर है उन्हें घर रन कहते हैं। और इसी प्रकार गग्गर के मैदान में गग्गर नदी चलती है। इसमें कोई जैसे याद करने वाली बात नहीं है। राजस्थान को कितने धरातलीय प्रदेश में बांटा था? 4, ये याद होना चाहिए। और इनके बाद में मैंने आपको ये जनसंख्या वाला बताया ये उसके बाद में अरावली पर्वतमाला के बारे में छोटा सा और बता देता हूँ कि अरावली पर्वतमाला तो हमें पता है कि राजस्थान के मध्य से निकलती है, और अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है? 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। ठीक है कि नहीं? अब ये शुरू गुजरात से होती है, जो दिल्ली तक होती है, चलती है। इसकी कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर, और जो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है 550। देखो कई बार एग्जाम में सवाल ये आता है कि अरावली पर्वतमाला कुल लंबाई कितनी है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितनी फैली हुई है। ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, और कोई ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। देखो जीवन रेखा इसको भी कहते हैं, जीवन रेखा चंबल नदी को भी कहते हैं। जीवन रेखा का मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अरावली पर्वतमाला को जीवन इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत प्रकार के खनिज निकलते हैं, और खनिज से लोगों का व्यवसाय भी तो चलता है, और इसलिए ये जीवन हो गई। इसलिए भी हो गई कि ये अरावली पर्वतमाला यहाँ होने के कारण जो रेगिस्तान का प्रसार रुक गया, एक फिक्स हो गया। इधर के इलाके हैं उनमें जल की अच्छी उपलब्धता है, इधर वाले इसमें जो स्थिति थोड़ी सूखी स्थिति। और उसके बाद में आपको मैंने पहले बताया कि जो गुरु शिखर है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। परीक्षा में कई बार आता है कि कौन से जिले में, तो ये आपको ध्यान रखना, जो गुरु शिखर है वो कौन से जिले में? सिरोही जिले। कौन से जिले में? सिरोही जिले में, और जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर। अब ये अरावली पर्वतमाला के बारे में बता दिया इसने। ये इसके अलग अलग भाग बांटे हैं, जिसमें चोटियों के बारे में वर्णन किया गया। आपको ज्यादा देखना नहीं है, एक एक सब चोटी याद कर लेना। मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी वो तारागढ़ की पहाड़ी है। इसके पास गढ़बीटली दुर्ग भी बना हुआ है, नागपहाड़ की पहाड़ी भी है। तो तारागढ़ की ऊंचाई है 870 मीटर, और इसके अंदर दर्रे हैं। फिर उत्तरी अरावली का आ गया, जयगढ़, नागर, रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है इसकी। और फिर पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग के बारे में कई बार सवाल आता है, बहुत अच्छा सवाल आता है। सबसे पहला सवाल तो आता है कि मात्र 23% भाग में तो ये फैला हुआ है, और इसमें जनसंख्या निवास करती है 40%, जबकि रेगिस्तानी भाग में 61% में जनसंख्या मात्र 40%, और यहाँ 23% में 40% है ना। 61% में देखो अभी मैंने लगा, देखो 61% में ये 40 है, और यहाँ पर 23% में भी ये जनसंख्या 40%। यहाँ पर चंबल नदी ये चलती है, और इसके आसपास जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के बीच का गांव है। कई बार एग्जाम में आता है
56 गांवों का समूह या 56 का मैदान, और कई बार आता है 56 की पहाड़ियां। तो 56 की जो पहाड़ियां तो उस उधर है बाड़मेर की साइड में, और जो 56 का मैदान है वो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की तरफ है। और उसके बाद में लास्ट भाग आता है, ये नदियों के बारे में अलग अलग दे रहा है, आपको पढ़ना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सारी चीजें हमने। पूर्व में चंबल बेसिन, इसके अंदर क्या आता है, इसका नदी तंत्र भी अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर आगे अफवाह तंत्र और नदियां और जलवायु हम दूसरे वीडियो में लेंगे, ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, टॉप लेंगे। और ये वांगड़ है, जो बांसवाड़ा के भाग को हम वांगड़ कहते हैं, यहीं पर ही 56 का मैदान स्थित है। अब जो मैं चीज बता रहा हूं आपको, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात कर रहा हूं, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि एक तो इसमें जो हड़ौती का पठार कहते हैं, मात्र 7% भाग में ये चीज फैली हुई है, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो मैसे का जो पठार है उस पर फैला हुआ है। जलवायु में तो 61% जो भाग है अरावली पर्वतमाला का शुष्क और अर्ध शुष्क है, बाकी जलवायु की स्थिति अच्छी है। अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्व जिलों में जो उपाद्र जलवायु है, सवाईमाधोपुर उदयपुर में आर्द्र आती है, और बांसवाड़ा दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र जलवायु भी होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो कहाँ होती है, ये झालावाड़ में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आता है। और राजस्थान की वर्षा का जो औसत है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर एवरेज राजस्थान का औसत वार्षिक वर्षा का एवरेज। और बाकी राजस्थान की ऋतुएं कितने प्रकार की होती है, कौन सी वर्षा किस प्रकार चलती है, क्या यहाँ का नदी तंत्र है, क्या यहाँ का झील तंत्र है, इसमें कंप्लीट नदियां आ जाएगी, कौन कहाँ चलती है, और नदियां आने के बाद झील आ जाएगी, झील के बाद में यहाँ की जलवायु आ जाएगी। ये 2 टॉपिक यहाँ के वाक्य जो अपन बड़े व्यवहारिक तरीके से देखेंगे। और इसके जो सवाल बताए मैंने आपको, महत्वपूर्ण सवाल है, जरूर आप समय देकर इनका अध्ययन करें। आप हमसे जुड़े, समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।